स्लिप डिस्क का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको पहले इसके बाद पहले बताया, जैसे ये जो मणके होते हैं, मणके के बीच में ये गद्दी सा एक स्ट्रक्चर होता है। ये गद्दी को हम डिस्क कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। अंग्रेजी में स्लिप डिस्क को हम बोलते हैं प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क या फिर हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिस्क होता है इसके अंदर एक जेली जैसा मटेरियल होता है। तो ये जेली जैसा मटेरियल जब बाहर आ जाता है थोड़ा सा, और जब नस पे प्रेशर पैदा करता है, उसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। तो स्लिप डिस्क का मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरी गद्दी ही बाहर आ गई है। गद्दी का छोटा सा टुकड़ा, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये छोटा सा टुकड़ा जब हर्निएट होके नस पे दबाव पैदा करता है तो उसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। और डिस्क होती है हमारे मन के जो होते हैं, गर्दन से लेके थोरेसिक स्पाइन, जो पीठ होती है, अपर अपर बैक होती है, वहां पे थोरेसिक स्पाइन होता है, वर्टिब्रे होते हैं। और लंबार रीजन जहाँ पे मनके होते हैं, लंबार स्पाइन के सब वर्टिब्रे के बीच में, सब मनके के बीच में गादी होती है। तो जब गर्दन के बीच के मनकों की गादी सरकती है उसको हम सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे के बीच की जब गादी सरकती है थोरेसिक डिस्क प्रोलैप्स कहा जाता है। और जब लंबार वर्टिब्रे के बीच की गादी जब सरकती है तो उसे हम लंबार डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। तो मोस्ट कॉमनली डिस्क प्रोलैप्स हमको लंबार स्पाइन में ही पाया जाता है। उसके बाद हम सर्वाइकल स्पाइन में डिस्क प्रोलैप्स देखा जाता है। थोरेसिक स्पाइन में डिस्क प्रोलैप्स बहुत रेयरली देखा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लंबार स्पाइन में L4 L5 जो वर्टिब्रा होते हैं, जो चौथा और पांचवा वर्टिब्रा होता है, उसमें कॉमनली देखा जाता है। और उसके बाद L5 और S1 वर्टिब्रा में ये कॉमनली देखा जाता है। तो L4 L5 लेवल पे एक स्लिप डिस्क हो सकती है, या फिर L5 और S1 लेवल पे। वेरी रेयरली, बहुत कम मात्रा में हमको ऐसा देखा गया है कि L1 L2 या L2 3 में भी डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। और ऐसा भी कुछ होता है कि बहुत ज्यादा भारी वजन उठाते हैं, हेवी वेट लिफ्टर्स में मल्टीपल लेवल में स्लिप डिस्क हो सकती है। या फिर जो बुढ़ापे में होते हैं, जो जिनकी स्पाइन बहुत एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से डीजनरेट हो चुकी है, उनपे भी मल्टीपल लेवल पे स्लिप डिस्क हो सकती है। स्लिप डिस्क होने का कारण हो सकता है, सबसे पहला कारण होता है कि जो रेपिटेटिव एक्टिव करते हैं, जो बार बार एक एक्टिविटी करते हैं, जो सामने झुक के वजन उठाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो मणके होते हैं उस पे सामने आप जब बेंड होते हो तो गादी पे प्रेशर पड़ता है। तो गादी पे रिपीटेटिव प्रेशर पड़ने के कारण उसके अंदर डिस्क का प्रेशर बढ़ जाता है। जब डिस्क का प्रेशर बढ़ता है तो उसके हर्निएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो रिपीटेटिव जो सामने झुक के वजन उठाते हैं, वो एक हो गया। जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं, जो लेबरर होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। घर में कामकाज करने वाली औरतों को, ये जो सामने झुक के भारी वजन उठाती है, भारी कपड़े धोती है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी चीज, जो एथलीट्स होते हैं, जो हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो काफी ज्यादा भारी वजन उठाते हैं, उनकी पीठ पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वहां पे उनको स्लिप डिस्क कॉमनली पाया जाता है। तो स्लिप डिस्क हमको 20 से 50 के उम्र में लोगों को देखा जाता है, और बुढ़ापे में भी देखा जाता है। मोस्ट कॉमनली ये हम अफेक्ट करता है यंग, मतलब तरुण पुरुषों को हमको देखा जाता है कि ज्यादा उनमें अफेक्ट होता है डिस्क का। शुरुआती सिम्टम हो सकते हैं कि कमर में दर्द से शुरू हो सकता है। बट स्लिप डिस्क का जो एकदम टिपिकल सिम्टम होता है कि कमर से लेके पैर तक दर्द जा रहा है, और वो करंट सा दर्द होता है। कमर में दर्द शुरू होता है और पैर में करंट सा दर्द पीछे की तरफ से जाता है। ये करंट वाला जो दर्द होता है, ये स्लिप डिस्क का बहुत ही पैथोग्नोमोनिक है। स्लिप डिस्क को कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम बोल सकते हैं कि ये जो नस जो दबी हुई है, ये स्लिप डिस्क के कारण पेशेंट, ये जो नस के अलोंग जो दर्द जाता है, करंट जैसा पेशेंट अनुभव करता है कि कमर से लेके पैर में दर्द हो रहा है करंट जैसा। और साथ ही साथ पेशेंट को लगता है कि पैर में सुनापन हो गया है, या चींटियां काट रही है पैर में, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पैर में कमजोरी डेवलप हो गई, पैर का पंजा वीक हो गया, फुट ड्रॉप हो गया, पैर ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे। और कुछ कुछ सीवियर केसेस में जब डिस्क जो बाहर निकलती है बहुत बड़ी होती है, उनको यूरिन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। पेशाब में कंट्रोल नहीं रख पाना, पेशाब बार बार जाना, पेशाब तुरंत रोक नहीं पाना, पेशाब करने के बाद ऐसा महसूस होना कि पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हुई है। ये यूरिनरी सिम्टम्स जब आते हैं तो इसे सीवियर प्रॉब्लम माना जाता है। डायग्नोसिस इसका पेशेंट के हिस्ट्री से ही हमें पता चलता है। पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है, पेशेंट जो दर्द लेके आता है, वो बहुत ही टिपिकल और बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। पेशेंट कहेगा कि उनको कमर से लेके पैर में दर्द हो रहा है। पेशेंट बोलेगा कि पैर, कमर का दर्द पैर में रेडिएट हो रहा है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, करंट जैसा दर्द है। उससे हमको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को मोस्टली स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है।
साथ ही पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि पेशेंट पैर में सूनापन लग रहा है या पैर में झिंझिनाहट हो रही है, पैर में चींटियां काट रही है। यही चीज हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी देखते हैं। हम वो डिस्क जो नर्व इरिटेट हुई है, हम उसको प्रोवोकेटिव टेस्ट से हम चेक करते हैं कि यही नर्व इन्वॉल्व हुई है कि नहीं, और वहां से ही हमको लेवल का भी पता चल सकता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कौन से लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स हुआ है। जब हमारे यहाँ हमको संशय या संदेह होता है कि ये लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, फिर हम पेशेंट को आगे एक्सरे और एमआरआई की जांच करने भेजते हैं। एमआरआई में हमें पता चलता है एग्जैक्टली कौन से लेवल पे और कहाँ पे डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, जिसका हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं। फिर स्लिप डिस्क में भी वैसे ही मेडिकल मैनेजमेंट होता है। जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है वो शुरुआती ट्रीटमेंट होती है सभी केसेस में। जो सीवियर केसेस होते हैं उनको छोड़कर, जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस होते हैं जिनमें सिर्फ दर्द है, पैर में दर्द आ रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, जिनको पैर में कमजोरी नहीं हुई है, जिनको पैर में सूनापन नहीं हुआ है, उन्हें हम मेडिकली मैनेज करते हैं कंजर्वेटिवली। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में दवाइयों का रोल होता है और फिजियोथेरेपी का रोल होता है। साथ ही साथ कुछ सीवियर केसेस में हम स्टेरॉइड, ओरल स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी का रोल यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट है। अक्यूट केसेस में जहाँ पे पेशेंट को सीवियरली 4-5 दिनों की प्रॉब्लम है, दर्द की वजह से हम फिजियोथेरेपी नहीं एडवाइस करते, और जैसे ही दर्द थोड़ा कम होने शुरू होता है हम उनको फिजियोथेरेपी शुरू करने की सलाह देते हैं। फिजियोथेरेपी के माध्यम से दर्द में काफी राहत मिलती है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में लास्ट ऑप्शन ये होता है कि हम उनको स्टेरॉइड इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं, जिससे कि पैर का दर्द, जो कमर से लेके पैर में करंट वाला दर्द है, वो खत्म हो जाए। तो रूट ब्लॉक और एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लास्ट ऑप्शंस होते हैं। जो पेशेंट्स ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, समझ लीजिए 100 पेशेंट को हमने ये ट्रीट किया है कंजर्वेटिवली, उसमें से 90% लोगों को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम मिलेगा। उसमें से 10% लोगों को रूट ब्लॉक की जरूरत होगी। जिनको आराम नहीं मिल रहा है उन्हें हम सर्जरी की एडवाइस देते हैं। सर्जरी में माइक्रो सर्जरी होती है, और जो हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से वो जो डिस्क है, वो प्रोलैप्स डिस्क है, उसको हम निकालते हैं। और एक दूसरी होती है एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम एकदम माइन्यूट 1 सेंटीमीटर के छोटे से छेद से हम डिस्क को निकालते हैं। तो इसको हम प्रोसीजर को कहते हैं माइक्रो डिस्केक्टमी। तो ये प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर होता है। जो सर्जरी मैंने आपको बताया, माइक्रो डिस्केक्टमी या फिर लंबार फ्यूजन सर्जरी, ये 2 सर्जरी ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत लोगों में ये मिथ होता है, बहुत लोगों में एक गलत धारणा होती है कि स्पाइन सर्जरी करने के बाद पैरालिसिस हो जाता है, पैर सुन पड़ जाता है, या और खराब हो जाती है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा, वो L1 लेवल पे एंड हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड पे हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं, हम सर्जरी कर रहे हैं लंबार लेवल पे, यहाँ जहाँ पे सिर्फ नर्व रूट्स होती है। तो ये सर्जरी के बाद पैरालिसिस कभी नहीं होता है। और लोगों में ये गलत धारणा बहुत ज्यादा है कि स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस हो गया और रिकवरी नहीं होती है। तो ये बहुत गलत सोच है और इसे हमको सुधारना चाहिए। सर्जरी के बाद मोस्ट सब पेशेंट्स को आराम पड़ जाता है। जो कल्प्रिट होता है, जो पॉजिटिव फैक्टर होता है, जो प्रोलैप्स डिस्क है जिसकी वजह से नस पे दबाव है, माइक्रो सर्जरी के माध्यम से हम वो डिस्क को निकाल देते हैं, ताकि पेशेंट की सिम्टम्स जो है वो आराम हो जाए। इमीडिएटली सर्जरी के दूसरे ही दिन हम पेशेंट को चला देते हैं, और पेशेंट रोज के जो काम होते हैं वो सारे ही कर सकता है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, बैठना, टॉयलेट खुद से जाना, ये सारे ही काम सर्जरी के दूसरे ही दिन कर सकता है। तो सर्जरी के बाद जैसे खराब हो जाती है, पैर में ताकत चली जाती है, ये बहुत गलत सोच है। तो स्लिप डिस्क काफी कॉमनली आप देखा जाता है। जो शुरुआती प्रॉब्लम होती है जिसमें जिसे जैसे किसी को बैक पेन हो रहा है, तो उसको डिस्कोजेनिक बैक पेन भी हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सामने हमें झुक के भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। जैसे हम 2 तरीके से झुक सकते हैं, एक तो स्पाइन की मदद से पूरी पीठ झुका के सामने झुक सकते हैं, या फिर अपने हिप्स की मदद से हम झुक सकते हैं। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है कि हम जब सामने झुक के कोई वजन उठाते हैं तो अपने हिप्स की मदद से झुके, ना कि स्पाइन की मदद से झुके, जिसमें स्पाइन पे ज्यादा लोड पड़ता है। सामने झुक के भारी वजन उठाना अगर पॉसिबल अवॉइड आप नहीं कर सकते, तो हिप्स की मदद से उठाना बहुत बेहतर रहेगा। और लिफ्टिंग टेक्निक्स को हमको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जो जिम करते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह रेगुलरली करते हैं, हैवी वेट लिफ्टर्स है, तो वो प्रॉपर फॉर्म में एक्सरसाइज जब करते हैं तो उससे स्पाइन के जो वर्टिब्रे होते हैं उस पे और डिस्क पे लोड आना कम हो जाता है, जिसके कारण स्लिप डिस्क की परेशानी से हम बच सकते हैं। और रेगुलरली बैक की एक्सरसाइज करना,
जिससे बैक के मसल स्ट्रांग हो, वो करने से हमें लंबे टाइम तक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से बचे रहने में सहायता मिल सकती है।